हेलो बच्चों, मैं विनय सिंह और आज के क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोग जो बच्चे क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ठीक से पढ़े होंगे, जो वैसे बच्चे जिनको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। और जो बच्चे 11th में ये सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है और आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ के हम लोग सीखेंगे क्या। अभी तक इस चैप्टर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, आइसोमरिज्म सीख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बॉन्डिंग के बारे में सीखेंगे। कुछ बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, हम पहले भी बताए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझने के लिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है कोबाल्ट NH3 Cl2Cl। इसमें आपको पता है कौन कौन सा टर्म क्या है, शुरू फर्स्ट क्लास से ही बता रहे हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मॉलिक्यूल है ये लिगेंड्स होता है और ये मेरा काउंटर आयन है। बेसिकली VBT में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स में किस टाइप का बॉन्डिंग होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम्स। VBT में हम लोग केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही बात करेंगे, काउंटर आयन का डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट्स हमको जानना होगा कि आखिर बॉन्ड बनता कैसे है। हम आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, आप सुनिएगा पॉइंट को और कोशिश करिएगा राइट डाउन करने का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहला चीज क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, आप लोग को पहला वीडियो लेक्चर में ही बताए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, तो अगर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, मतलब कोई ऐसा होगा जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अच्छा, अगर कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। देखिए यहां पे VBT बताता क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो जो मेरा लिगेंड होगा, लिगेंड क्या करेगा, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा तो जो मेरा सेंट्रल मेटल एटम है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तीन चीज बताएं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक डोनेट करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला होगा। लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। चौथा चीज कि सेंट्रल मेटल एटम करता क्या है, तो अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है
ताकि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। अगर मान लो ये मेरा डी ऑर्बिटल है, ये अगर ऐसा फुल्ली फिल्ड रहेगा तो क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन रहा तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल है कि नहीं है? यहाँ पर तो एम्प्टी है ना, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अच्छा, चौथा चीज कि जो ऑर्बिटल यहाँ पे होता है, मतलब वैसा ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, वैसा ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो प्योर ऑर्बिटल नहीं होके हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सिंस चूंकि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे। चूंकि बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे। बेसिकली हम लोग कौन कौन सा टाइप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4, 6 और 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक तो होगा DsP2 और एक sp3। 6 में D2sp3 या sp3d2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो DsP2 या तो क्या sp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो भी दो टाइप का पॉसिबल है, या तो D2sp3 या तो sp3d2। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3 रहा तो टेट्राहेड्रल, और या तो D2sp3 रहा या sp3d2 रहा, दोनों केस में स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। बाबू इसको ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है, ये याद नहीं है, तो तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये तुमको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर DsP2 रहा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, अगर sp3 होगा तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और 6 में D2sp3 या sp3d2, दोनों केस में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अगला चीज जो हमको देखना है वो ये है कि आप देखो इस केस में DsP2 और D2sp3, यहाँ पे जो D ऑर्बिटल है वो पहले है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं हम ये आपको डिटेल में बना के दिखाएंगे। जिसमें D पहले है, DsP2, D2sp3, जनरली क्या होता है? SPD, P के बाद क्या आता है? D। यहाँ पर दोनों में D पहले है ना जी, तो जिस केस में D पहले होगा उसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बच्चा लोग? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको भी याद रखोगे कि वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें D पहले आएगा, वैसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें D पहले आएगा, वैसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जिसमें D बाद में उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक दो टर्म और यूज करते हैं, लो स्पिन, हाई स्पिन, वो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इतना चीज़ आपका दिमाग में होना चाहिए, इतना चीज़ आपको कॉपी में लिखा होना चाहिए, तभी जब हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे दो चीज़ एकदम याद रखिएगा, सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो मेरा लिगेंड सेगा वो लोन पेयर डोनेट करेगा। चूँकि जो
ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसीलिए जो स्ट्रक्चर होगा, जो शेप होगा, वो डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप का और 6 में 2 टाइप का। एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा आप लोगों को, याद रखिएगा, इतना हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इतना कुछ जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा, इतना हमको पता रहेगा, तभी हम आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लिख रहे हैं यहां पे, आप उसको भी नोट डाउन करिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो जो कॉम्प्लेक्स है वो पारामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बच्चा? पारामैग्नेटिक। अनपेयर्ड समझते हो ना जी? और अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक होगा। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो कैसा होगा? पारामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड तो कैसा? डायामैग्नेटिक। अगला चीज, 2 टाइप का लिगेंड होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल होगा Cn-, CO। वीक लिगेंड का एग्जाम्पल ऑल हैलोजन, Cl-, F-, NH3। NH3 एवरेज लिगेंड होता है, कहीं पर ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग जैसा, कहीं पर ये बिहेव करता है वीक के जैसा। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, इसको याद रखना पड़ेगा, यही ट्रिक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और CBSE बोर्ड में हर साल 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से कंफर्म है, इसलिए ध्यान से सुनोगे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। क्या होगा? पेयरिंग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है। और अगर वीक लिगेंड रहा तो इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल आपको 2 बताया हम यहाँ पर, एक Cn- और एक CO। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। और वीक लिगेंड रहा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इतना चीज आपको याद रखना है, इतना चीज याद रहेगा तब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या देखेंगे? अब अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता था ए बाबू, पता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाए हैं, नाम लिखने आता है। इतना चीज पता करने के बाद हम लोग अब कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, किससे पता चलेगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, किससे पता चलेगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिलेगा, और उसका एप्लीकेशन सीखने के लिए अभी तक हम जो आपको बताएं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर जो अभी तक बताए हैं वो क्लियर नहीं है तो पहले यहाँ तक का वीडियो को दोबारा देखिए, सारा को राइट डाउन करिए, एक एक पॉइंट को समझिए, और फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तक जो याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप का स्ट्रक्चर हो पॉसिबल है, स्क्वायर, प्लेनर और टेट्राहेड्रल, और 6 में केवल ऑक्टाहेड्रल। अगर इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए, इतना देख लेंगे, इतना लिख लेंगे, तब आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे 2 कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को। कोबाल्ट NH3 का हॉल 6 3+। ए बाबू लोग, पहले बताओ तो इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? जल्दी बोलो, जल्दी। 6।
कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोलेंगे तो निकाल लोगे। ये 0 कितना टोटल +3, तो यहाँ पर कोबाल्ट कौन से स्टेट में है, +3 स्टेट में है। तो सबसे पहले कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का, जल्दी बोलो। 27 लिखने आता है कन्फिग्रेशन। आर्गन कितना हो गया बच्चा लोग, 18। इसके बाद क्या होगा, जल्दी बोलो। 3d7 4s 0 0 की 2 18 2 20 और 7 कितना 27। लेकिन क्या यहाँ पर कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, नहीं, यहाँ पर कोबाल्ट है +3 स्टेट में। और अगर कोबाल्ट +3 स्टेट में है मतलब हमको यहाँ से निकालना होगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 कहाँ से निकलेगा, S से 2 और D से कितना 1, तो क्या बचेगा बच्चा, आर्गन हो गया मेरा 18 और ये हो गया 3d6 4s कितना 0। ये कहाँ से होगा बाबू, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है 3, पहले किससे निकालेंगे, S से, फिर किससे, D से। तुमको निकालना कितना था 3, S से कितना निकाले 2 और कितना बच गया 1, तो कहाँ से निकाल लिए D से, तो बचा क्या 3d6 4s 0। अब देख बच्चा इसका हम बनाते हैं डायग्राम। ये हुआ मेरा 3D, 3D के बाद क्या है बच्चा 4s और 4s के बाद क्या 4p। ये 3D, ये क्या 4s और ये क्या 4p। 3D कितना है 6, 1 2 3 4 5 और क्या 6, पढ़ो ये सब। 4s 0, 4p भी क्या 0। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है NH3। NH3 हम बताए थे वीडियो में कि एवरेज लिगेंड है, कहीं पर वो बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग के जैसा, कहीं पर बिहेव करता है वीक के जैसा। आप लोगों के केस में जनरली NH3 बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग के जैसा। आगे जब हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको ये आइडेंटिफाई करना सिखा देंगे कि कौन सा लिगेंड किस कंडीशन में बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग के जैसा और किस कंडीशन में बिहेव करेगा वीक के जैसा। तो यहाँ पर जो NH3 है वो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर करता है। बताए थे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा करेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। जब ये सारा का सारा पेयर्ड हो जाएगा तो बच्चा लोग 1 2 4 और है ना, 3 4 5 और क्या 6, ये 3D, ये क्या 4s, ये क्या 4p। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 वैकेंट ऑर्बिटल है। लिगेंड कितना है 6। लिगेंड करता क्या है, लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसके लिए हमको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा। यहाँ पर 6 वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पर लोन पेयर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। सर आप 6 क्यों लिए, क्योंकि लिगेंड कितना था 6, तो उसके लिए हमको ऑर्बिटल कितना चाहिए था 6, तो 2 3 और 3 6। अब 6 जो ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल है, ये 6 ऑर्बिटल है। डी का कितना बच्चा 2, एस कितना 1, पी कितना 3, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया D2sp3। अब यहाँ से तुम देख लो हमको मिल गया हाइब्रिडेशन D2sp3। तो इससे हमको क्या क्या पता चल रहा है, सबसे पहला कि जो कॉम्प्लेक्स है ये मेरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा, अगर D2sp3 है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, पेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बाबू, डायामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक होगा तो इसके लिए म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको कब मिलेगा, जब हम ये बना के देखेंगे। जब हम ये बनाए तो हमको पता चला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडेशन है D2sp3। D2sp3 है इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और कैसा होगा ये डायामैग्नेटिक। क्यों है डायामैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारा कैसा है पेयर्ड है। डायामैग्नेटिक तो म्यू का वैल्यू कितना 0 और स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ कि कैसे हम VBT में आगे बढ़ते हैं। बेसिक की पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है वो यही है
कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NH3 यहाँ पर बिहेव कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगला देखो, कोबाल्ट F6-3-, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अच्छा, कोबाल्ट यहाँ पर कौन से स्टेट में है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता बच्चा लोग, कितना होगा? +3 होगा, निकाल के देख लो। भरोसा है कि निकाल के दिखाएं? चलो ठीक है, तो कोबाल्ट यहाँ पर +3 है, तो यही कन्फ्यूजन हो जाएगा। आर्गन 18, 3D6, 4s क्या? 0। बाबू कोबाल्ट +3 का लिखे हैं, कोबाल्ट का ये होगा, कोबाल्ट +3 का ये होगा। कैसे होगा ये पता है, तुम लोग 11th में पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। अब देखो बनाते हैं डायग्राम। ये मेरा D, ये मेरा 3D के बाद 4s, 4s के बाद क्या? 4p, 3D कितना? 6, 1 2 3 4 5 और क्या? 6। ये 3D, ये 4s, ये 4p। बच्चा लोग यहाँ पर लिगेंड कौन सा है? F-, स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक। अगर वीक है तो पेयरिंग होगा क्या? नहीं होगा। पेयरिंग केवल किस में होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में। ये कैसा है? वीक फील्ड, तो पेयरिंग होगा नहीं। लिगेंड कितना है? 6 लिगेंड के लिए हमको वैकेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए? 6। मेरे पास है कितना? 1 2 3 4, सॉरी पी में कितना होता है? 3, 5 बना दिए हम गलती से। ये मेरा 4s के बाद 4p है। हमको चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल कितना? 6। यहाँ पर है कितना? 1 2 3 और कितना? 4। करेंगे क्या? सिंपल है। ये मेरा 3D हो गया, 3D के बाद 4s, 4s के बाद 4p, और 4p के बाद क्या? 4D। 3D में था 6, 1 2 3 4 5 और क्या? 6। लिगेंड कितना है मेरे पास? 6। 6 लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑर्बिटल कितना चाहिए? 6। तो ये मेरा पहला ऑर्बिटल, ये मेरा दूसरा ऑर्बिटल, ये मेरा तीसरा ऑर्बिटल, ये मेरा चौथा, ये मेरा पांचवा और ये क्या? छठा। तो ये 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में। कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया? पहला कौन था? S, कितना है? 1। P में कितना है? 3, तो sp क्या? 3। D में कितना पार्टिसिपेट किया? 2, तो sp3d2। तो हमको मिल गया कि हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अरे पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अरे होगा बच्चा लोग। अच्छा, sp3d2 है, क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो हम आपको ये बता दिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, नेचर क्या होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है और बाकी एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, बना के देखिए, नहीं बनेगा पूछिए, हम आपको सारा डाउट जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होगा उस अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को CBSE का बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस वीडियो को पूरा देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे और फिर खुद से बनाने की कोशिश करोगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।